Hello, students. Welcome back to the Current Affairs series. Students, in today's video lecture, we are going to cover current affairs from July 21 to 26. Okay, and the main sources of these current affairs are newspapers, the Indian Express, the Hindu, and Down to Earth magazine. And these are the main topics that we are going to read in today's video. Okay, so let's begin with the first news. There was this news present in the Hindu newspaper. 24-year survey reveals that coral cover in Lakshadweep saw a 50% reduction. There was a survey that took place in Lakshadweep Islands, and that survey concluded कि जो वहाँ पे कोरल रीफ्स है ना वो 50% तक रिड्यूस हो चुके हैं. और जो रीज़न बताया गया इस न्यूज़ में, दैट वाज क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स, राइजिंग टेम्परेचर्स, global warming, okay, as well as presence of microplastics in the ocean. ये जो microplastics हैं, these are also detrimental for coral health. तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर जो कोरल्स थे वो 50% तक रिड्यूस हो चुके हैं. 50% of them have been lost. So the main thing that we need to remember from this news is these locations. Okay, लक्षद्वीप आर्कीपेलेगो, यो जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, उस पे कुछ लोकेशंस हैं लाइक अगाती, कदमत एंड कावारती. ऑन दीज लोकेशंस देर आर कोरल रीफ्स. इन लोकेशंस पे कोरल रीफ्स मिलता है. हमें ये हमारे प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इन द पास्ट यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस related to the locations of prelims. Okay, see, this is the question that UPSC asked. Which of the following have coral reefs? इनमें से कौन सी जगह पे कोरल रीफ्स मिलते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार एंड सुंदरबंस. सी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज A ऑप्शन 1, 2 and 3. सुंदरबंस do not have coral reefs. Rest 3 places have. So this PYQ indicate that locations where coral reefs are found are important. जहाँ पे coral reefs मिलते हैं वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए. इस PYQ से ये अंदाज़ा लगता है. और another thing that is to be remembered is degree heating weeks. This degree heating weeks is a type of scale or measure used to estimate heat stress on coral reefs based on how much and how long sea surface temperatures stay above the coral bleaching threshold. Okay, अब सिंपल टर्म्स में कहें तो ये डिग्री हीटिंग वीक ना एक तरीके का पैरामीटर या मेजरमेंट है जो ये एस्टिमेट करता है कि कोरल रीफ्स के ऊपर कितना हीट स्ट्रेस आया. फॉर एग्जाम्पल, वो कितने लंबे ड्यूरेशन तक उन्होंने हीट को फेस किया. फॉर एग्जाम्पल, कोरल रीफ्स जो है ना, they thrive in temperature range of, for example, 23 to 28. तो ये डिग्री हीटिंग वीक जो है ना, डिग्री हीटिंग वीक ये क्या करता है, ये देखेगा कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में ऐसे कितने डेज रहे व्हेन टेम्परेचर वाज हायर देन 28 डिग्री सेल्सियस. तो आपको याद रखना है ये जो डिग्री हीटिंग वीक्स है ना, ये एक मेजर है और एक स्केल है जो ये देखता है कोरल रीफ्स ने कितनी हीट स्ट्रेस, मतलब कितना हीट स्ट्रेस उन्होंने फेस किया. तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें इस न्यूज़ में इम्पोर्टेंट थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. द साइंटिस्ट हु मेड मैनग्रूव्स ए बज़वर्ड. इस पूरे न्यूज़ में ये जो पूरा आर्टिकल था एडिटोरियल में, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं ना वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं. द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रूव इकोसिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1919 ओकिनावा, जापान. एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आया इस आर्टिकल से वो ये था, ओकिनावा जापान में ना 1990 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रूव इकोसिस्टम की मतलब इसको एस्टेब्लिश किया गया. एंड सेकंड इज दिस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रूव इकोसिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रमोट्स अप्लाइड रिसर्च
provides training to various stakeholders and it acts as a center of knowledge product on mangroves. ये mangroves को लेके ना क्या करती है, रिसर्च प्रमोट करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है साइंटिफिक कम्युनिटी को, और एज वेल एज ये एक सेंटर ऑफ नॉलेज प्रोडक्ट है, यानी कि किस तरीके के मैनग्रूव्स हैं दुनिया में, हर जगह अलग अलग मैनग्रूव्स मिलते हैं, उनके बारे में इसने एक नॉलेज का कंपेंडियम बनाया हुआ है. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली. एंड अनदर थिंग दैट वाज प्रेजेंट इन द न्यूज़ आर्टिकल वाज ग्लोबल मैनग्रूव डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोमिस. एक ग्लोबल मैनग्रूव डेटाबेस और इंफॉर्मेटिव सिस्टम भी है. वो क्या करता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ searchable database on mangrove experts, research and species including the mangrove ecosystem information services. ये जो ग्लोमिस है ना, ये एक तरीके का डेटाबेस है जिसके ऊपर मैनग्रूव के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्च और साइंटिफिक कम्युनिटी है, मैनग्रूव ट्रीज और प्लांट्स की जो स्पीसीज़ हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट है. ओके, नाउ इस आर्टिकल में और भी कुछ चीज़ें बताई हुई थी. मैनग्रूव्स का इम्पोर्टेंस. मैनग्रूव्स क्या करते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो स्ट्रेटजी है ना, उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डिजास्टर रिड्यूस करने में. ओके, अगर इनको कोस्टल एरियाज पे प्लांट कर दिया जाता है ना, देन मैनग्रूव्स टेंड टू रिड्यूस फ्लड इंटेंसिटी. ओके, और अनदर जो मैनग्रूव्स का इंपॉर्टेंस है दैट इज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन. ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सीक्वेस्ट्रेट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इसलिए क्या करता है, ये क्लाइमेट चेंज की जो प्रोसेस है उसको भी स्लो डाउन करते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये सारी बातें बताई हुई थी. एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वर प्रेजेंट इन दिस आर्टिकल वाज दिस फिश बोन कैनल मेथड. ये फिश बोन कैनल मेथड मुझे इस आर्टिकल में मिला. इट वॉज प्रेजेंट हियर, यू कैन सी फिश बोन कैनल मेथड. तो ये क्या है, ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ पे. फिश बोन कैनल मेथड ना, इट इज़ अ हाइड्रो इकोलॉजिकल मेथड ऑफ मैनग्रूव रिस्टोरेशन. जो मैनग्रूव्स क्या बोलते हैं, खराब हो जाते हैं मान लीजिए, तो उनको रिस्टोर किया जाए. उनको रिस्टोर कैसे किया जाए, वो एक मेथड है फिश बोन कैनल मेथड. अब इस मेथड में क्या क्या होता है, इस मेथड को फिश बोन प्लांटेशन या फिश बोन इरिगेशन टेक्निक भी बोलते हैं. इसमें होता क्या है, एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनाया जाता है विच रिसेंबल फिश बोन्स स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव वाटर फ्लो एंड सेलिनिटी लेवल्स इन डिग्रेडेड मैनग्रूव एरियाज. यानी जिन एरियाज़ में मैनग्रूव्स ख़राब हो चुके हैं ना, उन एरियाज़ में वाटर के फ्लो को और सेलिनिटी लेवल को ना थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाता है. और किस तरीके से किया जाता है, फिश बोन का स्ट्रक्चर बना के. फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना दिए जाएंगे ऐसे. ओके, और यहाँ मैनग्रूव्स प्लांट कर दिए जाएंगे. तो इसको बोला जाता है फिश बोन कैनल मेथड. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है दैट फिश बोन कैनल मेथड ऑफन हर्ड इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट. तो आपको बताना है इट इज़ रिलेटेड टू मैनग्रूव रिस्टोरेशन. अब मैं आपको इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ इस न्यूज़ के ऊपर, द रीज़न इज, इस एमसीक्यू को देखिए आप. अ कपल ऑफ ईयर्स अगो दिस एमसीक्यू वाज आस्क्ड, द मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर द. ये मियावाकी मेथड है, ये किसके लिए है, प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट्स इन अर्बन एरियाज, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज एंड ऑन सी सर्फेसिस. द करेक्ट आंसर इज सी, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट्स इन अर्बन एरियाज. ये जो मियावाकी मेथड था ना, ये भी न्यूज़ में आया था. पर्टिकुलरली आपकी जो EPW मैगजीन है ना, उसके अंदर था ये. तो जब ये मेथड पूछ लिया यूपीएससी ने कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो इट कैन आस्क फिश बोन कैनल मेथड किससे जुड़ा हुआ है. तो अगर MCQ आता है तो आप याद रखेंगे दिस मेथड इज रिलेटेड टू मैनग्रूव रिस्टोरेशन. देखिए हमने करंट अफेयर्स भी देख लिया एज वेल एज PYQ भी देख लिया. तो ये मतलब स्ट्रेटजी होनी चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. See, this was the eye-catching news. This news caught the attention of every Indian. Vice President quits mid-term. What's next?
We all know that Indian Vice President JP Dhankad resigned, and officially he said that he resigned on the health grounds. तो अब ये वाइस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया, तो हमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस न्यूज़ में से मिले उसको मैंने इस MCQ में लिख दिया है और इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है. ओके, तो इस MCQ को सॉल्व करेंगे इस न्यूज़ के बेसिस पे और आप फैक्ट्स रिटेन कर पाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए प्रोवाइड करता है. सेकेंड इज व्हेन वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन्स इट इज़ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु एक्ट्स एज द वाइस प्रेसिडेंट. एंड थर्ड इज द पोल्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट्स पोस्ट are held under representation of the People's Act 1950. Now you guys need to tell how many of the above statements are correct. इनमें से कितने statement correct हैं? See, students, none of the statement amongst these three is correct. All of them are wrong. Why? Constitution of India ना एक एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रोवाइड नहीं करता. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए तो प्रोवाइड करता है. अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर लेगा तो कुछ दिन के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट हम लोग ले आएंगे, लेकिन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है. एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट जब रिज़ाइन करता है ना तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट. नहीं, डिप्टी चेयरमैन को नहीं बनाया जाएगा. होगा क्या? एज सून एज पॉसिबल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे. ओके, एंड थर्ड इज जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के इलेक्शंस है ना, ये RPA एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग नहीं होते. ये होते हैं प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑर्डर एक्ट. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज डी ऑप्शन. अब इस न्यूज़ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन डजंट प्रोवाइड फॉर एन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट अनलाइक द प्रेसिडेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक्टिंग प्रेसिडेंट तो प्रोवाइड किया है बट एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं किया. ओके, ये ध्यान रखना है आपको. एंड इट्स नेवर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु एक्ट्स एज द वाइस प्रेसिडेंट. अब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर गया ना तो डिप्टी चेयरमैन ना वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, बट ही विल एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अंटिल द न्यू वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का. अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो हमें राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को तो मतलब प्रेजाइड करने के लिए कोई चाहिए ना. सो इन दैट केस डिप्टी चेयरमैन विल प्रेजाइड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा अंटिल द न्यू वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. तो आपको ये याद रखना है. एंड नेक्स्ट इज जो इलेक्शंस हैं वाइस प्रेसिडेंट के वो ना एज सून एज पॉसिबल होने चाहिए. जब पोस्ट वैकेंट हुई है ना तो आपको याद रखना है एज सून एज पॉसिबल. बट प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए. तो आपको ये याद रखना है दैट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ना देर इज़ नो 6 मंथ टाइम पीरियड टू फिल द पोस्ट. ओके, वाइस प्रेसिडेंट ने अगर रिज़ाइन कर दिया या उनकी डेथ होगी तो पोस्ट को 6 मंथ का कोई प्रोविजन नहीं है कि 6 महीने में चुनाव होना चाहिए जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है. कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज किया है ये एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द इलेक्शंस होने चाहिए. ओके, another fact that was present in the news was the polls for the post of vice president are held under presidential and vice presidential election act 1950. तो जो ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखा था ना ये गलत इसलिए था कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं ना वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इज एज पर द कन्वेंशन Secretary General of either House of Parliament is appointed as the returning officer in rotation. अब इलेक्शंस होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर भी तो अपॉइंट किया जाता है. तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर कौन बनता है? सेक्रेटरी जनरल. या तो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होगा या राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल होगा. ये बात कौन बोलता है?
कन्वेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता, कन्वेंशन। आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके की ना परंपरा है जो चली आ रही है कि सेक्रेटरी जनरल एक्ट करेगा रिटर्निंग ऑफिसर जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, तो ये कन्वेंशन में है। यूपीएससी आपको लिख देगा कि ये वो कन्वेंशन की जगह लिख देगा कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है सेक्रेटरी जनरल रिटर्निंग ऑफिसर एक्ट करेगा। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, कन्वेंशन है ये। एंड अनदर थिंग दैट वाज प्रेजेंट इन द न्यूज मेंशन्ड इज till now only 3 vice presidents have resigned before completion of their tenure. One was VV Giri, the second was R Venkataraman, and the third one is J धनखड़, जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन कर दिया है। ओके, तो ये सारी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस न्यूज़ के अंदर, वो मैंने इस MCQ की एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख दिए हैं। Now moving on to the next MCQ or next news. Okay, this was also a very important news. India UK ink trade deal extend framework of ties. इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने ना एक ट्रेड डील साइन कर लिया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। सो इस न्यूज़ के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा मैंने यहाँ लिख दिया है। जो इंडिया और यूके ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ना, उससे क्या होगा, ये आपके ना इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काम आएगी ये न्यूज़, तो ध्यान रखिए। दिस एग्रीमेंट विल इनेबल इंडिया टू सिक्योर अ मार्केट फॉर सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स, फुटवियर, जम्स, ज्वेलरी एंड मैरीन प्रोडक्ट्स, एंड यूके इज सेट टू एलिमिनेट ड्यूटीज ऑफ अप टू 20%। तो इस एग्रीमेंट से क्या होगा कि इंडिया के जो मार्केट, इंडिया ना सिक्योर कर पाएगा टेक्सटाइल सेक्टर, फुटवियर, जेम्स, ज्वेलरी, इन सब के लिए यूके के अंदर एक मार्केट। और जो टैरिफ्स हैं, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ लगती हैं ना, यूनाइटेड किंगडम उनको भी रिड्यूस कर देगा। उनको ना ये बात हुई है कि 100% से उनको 20% तक लेके आया जाएगा। और इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं ना, जो हम गुड्स बेचते हैं यूनाइटेड किंगडम में, उनके ऊपर भी क्या बोलते हैं, कोई टैरिफ या ड्यूटी नहीं लगेगी। 45% ऑफ इंडियाज मर्चेंटाइज विल नॉट अट्रैक्ट एनी ड्यूटी, गिविंग द बूस्ट टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स एंड लेदर। तो जब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हैं उन पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो होगा क्या, इंडिया के जो टेक्सटाइल्स और लेदर इंडस्ट्री है ना, इनको बड़ा एडवांटेज होगा। ओके, नेक्स्ट इज, अब देयर हैज़ टू बी रेसिप्रोसिटी ना। अब यूके हमारे लिए इतना कर रहा है, तो यूके के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या करेगा, जो विस्की आती है ना यूनाइटेड किंगडम्स पे, किंगडम से इंडिया के अंदर, उसके ऊपर टैरिफ्स रिड्यूस कर देगा। अभी जो टैरिफ 75% है उनको 40% पे लेके आया जाएगा 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में, यानी ग्रेजुअल रिडक्शन होगा। ओके, एंड इंडिया जो यूनाइटेड किंगडम से जो कार्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट की जाती हैं उनके ऊपर भी इंडिया टैरिफ्स रिड्यूस कर देगा 15 ईयर्स के लिए, 10% टैरिफ ही रखेगा इंडिया। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये GS2 जो आपका मेंस है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट टुक प्लेस अंडर दिस आर्टिकल वाज दिस, ए रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन वॉज साइंड। एक रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी साइन की गई थी। ये क्या है रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन? इट इज़ अ टाइप ऑफ बाइलेटरल सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। ये एक बाइलेटरल सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इंडिया और यूके के बीच में। और इसके अंदर होता क्या है, इट एंश्योर्स दैट एम्प्लॉइज हु आर टेम्परेरीली ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज do not have to pay into both countries social security systems for the same period। अब जैसे मान लीजिए इंडिया और यूके के कुछ लोग हैं, वो एक दूसरे के कंट्री में गए कुछ काम करने, अब वहाँ उन्होंने ना पैसा कमाया, तो अब होगा क्या कि वो जो है ना, वो जो लोग या वो जो एम्प्लॉइज़ वहाँ गए थे, टेम्परेरीली उन्हें भेजा गया था काम करने के लिए, वो अब
दोनों कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यानी एक तरीके का जो टैक्स होगा ना वो दोनों कंट्रीज में नहीं देंगे, वो सोशल सिक्योरिटी को लेके वो केवल किसी एक कंट्री में पे करेंगे। तो आपको याद रखना है रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन ऑफन हर्ड इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक एग्रीमेंट है जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। सी देयर वाज दिस न्यूज प्रेजेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस। हिमाचल ट्राइबल वुमेन मैरीज टू ब्रदर्स, व्हाट द लॉ सेज ऑन पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री क्या होता है? व्हेन वन वुमन मैरीज टू और मोर देन टू पर्सन्स, जब एक औरत दो या दो से ज़्यादा लोगों से शादी कर लेना एट द सेम टाइम, दैट इज पॉलीएंड्री। अब हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना इंडिया की कुछ, उनके अंदर पॉलीएंड्री आज भी लीगल है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना वो, इट इज़ राइट दैट हिंदू मैरिज एक्ट आउटलॉ कर देता है पॉलीएंड्री को, लेकिन एट द सेम टाइम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ कस्टम्स हैं जो एक्सेप्शन है उस लॉ के अंडर। तो मैंने इसी के ऊपर एमसीक्यू बनाया है और एक्सप्लेनेशन में देखेंगे एमसीक्यू की में इस न्यूज़ में सारी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है। इधर ट्राइब का नाम है एंड दिस साइड ट्रेडिशन। सो हट्टी, this is a tribe Hatti and tradition is Jodidaran, and this side the tribe is Kodarvi tribe and tradition is Chadodaru. So you need to tell कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ और नन। सी द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ। जो ये हट्टी कम्युनिटी है ना, इसी के अंदर ये एक ट्रेडिशन है जोड़ीदारन ट्रेडिशन, एंड इसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पॉलीएंड्री टेक्स प्लेस अमंग हट्टी ट्राइब ग्रुप्स। जो हट्टी ट्राइब के लोग हैं उनके बीच में ये जो पॉलीएंड्री होती है ना, जहाँ एक फीमेल दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड रखती है, उस ट्रेडिशन को जोड़ीदारन बोला जाता है। एंड कोडारवी कम्युनिटी गुजरात की एक कम्युनिटी है, काफ़ी न्यूज़ में थी। वो क्या करती है, उनका एक ट्रेडिशन है चडोतरू ट्रेडिशन, चडोतरू ट्रेडिशन। इसमें क्या होता है, इसको मतलब आप समझिए जस्टिस इम्पार्ट किया जाता है एट द विलेज कम्युनिटी लेवल, जस्टिस इम्पार्ट करना। ठीक है, अब इस न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जोड़ीदारन एक पोलीएंड्रस ट्रेडिशन है हट्टी ट्राइब के अंदर, एंड दिस हट्टी ट्राइब लिव्स इन हिमाचल प्रदेश एंड इट वाज अकॉर्डेड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन 2022। ओके, एंड पोलीएंड्री एंड पोलीगैमी आर आउटलॉड बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955, बट इट्स प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई टू एसटी कम्युनिटीज कस्टम्स अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज इट बाय ए नोटिफिकेशन। तो जो मैंने बताया ना आपको कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना 1955 का, वो पॉलीएंड्री को आउटलॉ तो करता है, पॉलीगैमी को भी करता है, लेकिन एसटी कम्युनिटीज़ उसकी एक्सेप्शंस हैं। तो ये सारी बातें इस न्यूज़ के अंदर थी जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी थी, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और एक और कोडारवी कम्युनिटी है ना, इट इज़ फाउंड इन स्टेट ऑफ गुजरात। अब आ जाता है स्टूडेंट्स ट्रस्ट का इश्यू कि सर हम ये जो न्यूज़ आपने ट्राइब्स को लेके न्यूज़ करवाई है क्या इंपॉर्टेंट है? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी हैज़ दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये देखिए आप, वो पास्ट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एवरी ईयर ए मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कैंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटीज ट्राइब्स प्लांट सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज। हर साल एक महीने तक एक ऐसा फेस्टिवल बनाया जाता है जिसमें कुछ ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ ना क्या बोलते हैं, कुछ पेड़ लगाती हैं जिन पे कुछ फल लगते हैं। तो वो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं आपको ये बताना है यहाँ पे। भूटिया एंड लेपचा, गोंड एंड कोरकू, इरूला टोडा, सहारिया एंड अगारिया। सी द करेक्ट आंसर इज बी,
गोंड एंड कोरकू, दीज आर द कम्युनिटीज जो ये काम करती हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये एमसीक्यू हमें हिंट देता है कि अगर कोई न्यूज़ आती है ना ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड, तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, व्हाट वी लर्न इज हट्टी कम्युनिटी के अंदर पॉलीएंड्री प्रैक्टिस आज भी प्रेवलेंट है, एज वेल एज हट्टी कम्युनिटी लिव्स इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए एक और एमसीक्यू देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर ही। विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दे रियर पासमीना गोट्स दैट यील्ड अ फाइन वूल। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो बताइए। See, the correct answer for this MCQ is B option 2 and 3. This Changpa community is, very active in the trade of Pasmina goats. They rear these goats and then sell the wool obtained from the goats. And they fall in the scheduled tribe category. But the important thing is, this Changpa community doesn't reside in Uttarakhand. It is found in Ladakh. ठीक है, तो इस PYQ को, इस MCQ को भी सोल्व करवाने का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये गैस कर सकें कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MCQ आ जाए क्या पता, सो वी हैव टू बी रेडी। नाउ मूविंग अहेड। अब देखिए ये न्यूज़ थी, इसरो और नासा ने मिलके ना ये निसार सैटेलाइट लॉन्च की है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो निसार सैटेलाइट है ना, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो नासा और इसरो की जो एक्रोनियम है, नासा और इसरो की एक्रोनियम है, इससे मिलके बनी है निसार, NISR। ओके, तो ये जो निसार सैटेलाइट है ये क्या करेगी, इसका क्या कोर ऑब्जेक्टिव है, वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि ये ना क्या बोलते हैं, हमारे एंटायर ग्लोब को मतलब मॉनिटर करेगी, डे नाइट डेटा रखेगी अपने पास, अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना चेंज आ रहा है, ग्राउंड जो अर्थ का सरफेस है वो ग्राउंड डिफॉर्म कहाँ पे हो गया है, आइस सीट की मूवमेंट्स कितनी हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, वेजिटेशन डायनेमिक्स में कितना चेंज आया है, ये सारी न्यूज़ थी यहाँ पे। ठीक है, मैंने नीचे MCQ बनाया है, उसको देखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा सारा। अनदर इम्पोर्टेंट, निस्तार। निस्तार क्या था, इट इज़ अ इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसे नेवी ने कमीशन किया है। अब ये निस्तार क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन नेवी के पास जो सबमरीन्स होते हैं ना, मान लीजिए वो अंडर वाटर ऑपरेट कर रहे हैं, करते भी हैं, और अगर वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आके मान लीजिए पनडुब्बी में कोई खराबी आ जाए और जो क्रू अवेलेबल है पनडुब्बी के अंदर, उस मैरीन के अंदर, वो वहाँ से एस्केप नहीं कर पाती, तो ये निस्तार जो है ना, ये एक सपोर्ट वेसल है जो डाइव करेगा, एज वेल एज जो सबमरीन्स के अंदर लोग होंगे इमरजेंसी में उनको बाहर निकाल के लेके आएगा। सी, तो ये बात है। बस आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, निस्तार क्या है, इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल है। अब आइए, निस्तार और निसार ना, ये निस्तार और निसार दोनों सेम नाम है, इसलिए मैंने कंफ्यूज ना हो आपको, इसलिए पहले ही प्रैक्टिस करवा दी MCQ की। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। निस्तार फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो, निसार फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल। बताइए, अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, 1 and 2, और D none. See, the correct is D none, because Nistar is first indigenous diving support vessel and Nisar is joint satellite of NASA and ISRO. अगर UPSC आपको MCQ में निस्तार की जगह निसार लिख दे, निसार की जगह निस्तार लिख दे, तो आप याद रखेंगे एक सैटेलाइट है एंड द अदर वन इज ए डाइविंग सपोर्ट वेसल फॉर सबमरीन्स। ओके, अब देखिए, अब जो हमारा GS3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी है और ऐसे टॉपिक्स हैं ना, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, मेंस के लिए भी, जहां आप क्या करेंगे, आपका जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और ऐसे टॉपिक्स हैं उनमें आप इसको कोट कर सकते हैं।
सी अभी तो मैं केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ, बट ग्रेजुअली एज द चैनल विल ग्रो इन द नियर फ्यूचर मैं मेंस के लिए भी सारा कंटेंट लेके आऊँगा. ओके, नाउ मूविंग अहेड, there was this article in news, what are biostimulants now under agri ministry's scrutiny. See students, let me tell you important thing. ये जो biostimulants का टॉपिक है ना, I covered this topic in my first video also. मेरी जो करंट अफेयर्स की फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें मैंने डिटेल में एमसीक्यू में समझाया है नियरली 150 वर्ड्स में कि बायोस्टिमुलेंट्स क्या हैं. तो अब इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट मेरे को फैक्ट्स मिले ना, जो हमारे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ मैंने बताए हैं. फर्स्ट, बायोस्टिमुलेंट्स क्या होते हैं. सी बायोस्टिमुलेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड हेल्प एनहेंस द यील्ड फ्रॉम ए हार्वेस्ट. बायोस्टिमुलेंट्स को आप बोलिए कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट की ग्रोथ को ना बढ़ा देते हैं बस. फॉर एग्जाम्पल आपकी फंगी होगी ना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ बायोस्टिमुलेंट, माइकोरिजल फंगी एंड ऑल दोज. अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये इस आर्टिकल से निकल के आया कि जो ये बायोस्टिमुलेंट्स है ना, दीज आर लीगली कवर्ड अंडर फर्टिलाइजर ऑर्डर 1985 एंड दिस फर्टिलाइजर ऑर्डर 1985 फॉल्स अंडर असेंशियल कोमोडिटीज़ एक्ट 1955. तो अगर कल को आपको स्टेटमेंट दे दे कि बायोस्टिमुलेंट्स लीगली कवर्ड हैं या नहीं हैं या किसके अंडर आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इज दिस, पेस्टिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 आर नॉट कंसिडर्ड एज बायोस्टिमुलेंट्स. देखिए, वो पेस्टिसाइड्स और वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंडर आते हैं ना, वो बायोस्टिमुलेंट्स नहीं होते. अब यूपीएससी प्रीलिम्स में ना एक्सचेंज करके लिख देगा कि बायोस्टिमुलेंट्स आर लीगली कवर्ड अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट. बताइए, दैट विल बी ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बायोस्टिमुलेंट्स लीगली कवर्ड कहाँ पे हैं? फर्टिलाइजर ऑर्डर एक्ट, फर्टिलाइजर ऑर्डर 1985, असेंशियल कोमोडिटीज़ एक्ट 1955. तो आप याद रखेंगे ये जो मेरी पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप बादल सर एजुकेशन में मिल जाएगी. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट वाज अवेलेबल इन द हिंदू न्यूज़पेपर वाज दिस, ए बीटल फंगी कॉम्बो थ्रेटन्स प्लांटेशंस इन रबर कैपिटल केरला. एक फंगी है कोई और एक बीटल, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना छोटे मोटे, वो क्या कर रहे हैं, रबर प्लांटेशंस को ना काफ़ी डैमेज कर रहे हैं केरला के अंदर. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फार्मर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो रही है, उनका सर्वाइवल, उनकी जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. तो इस पूरे आर्टिकल में बस ये बातें थी कि फार्मर्स को क्या नुकसान हो रहा है इसकी वजह से. बट वन इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट आई फाउंड इन दिस आर्टिकल वाज दिस, इंडिया इज वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर एंड सेकेंड हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. अगर यूपीएससी आपको स्टेटमेंट में लिख दे दैट इंडिया इज वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, सो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज इंडिया 6th है, आपको ये याद रखना है. एंड प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में इंडिया 2nd है. ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वॉज केरला प्रोड्यूसेस 90% एंड अकाउंट्स फॉर 72% ऑफ इंडियाज रबर कल्टीवेशन एरिया. इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? केरला के अंदर होता है. ओके, और इंडिया का जितना भी टोटल रबर कल्टीवेशन एरिया है ना, उसका 72% केरला में है. कल को अगर यूपीएससी स्टेटमेंट में लिख दे दैट त्रिपुरा प्रोड्यूसेस 90% ऑफ इंडियाज रबर, सो दैट विल बी रॉन्ग. इट्स नॉट त्रिपुरा, इट्स केरला. ओके, सो इसी आर्टिकल के ऊपर ये एमसीक्यू बना दिया मैंने. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज, इंडिया इज द वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर. इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का? नो, एज वी सो इंडिया इज 6th लार्जेस्ट, सो दिस इज रॉन्ग. केरला इज द हाइएस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, दिस इज राइट. सो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, 2 ओनली. ये यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा. ओके, सी दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी
टू कवर ईच एंड एवरी फैक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। मैं प्रीलिम्स के फैक्ट्स इसी तरीके से कवर करता हूँ। ओके, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लास्ट मोमेंट में आप ऐसे ही रिवाइज कर पाएंगे। अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल दैट वॉज इन न्यूज़ वॉज इलीट ड्राइव और सिस्टमिक शिफ्ट इंडिया इन क्यूएस रैंकिंग्स। ये एक रैंकिंग है, एक इंडेक्स आता है जो यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है। तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, छोटी सी न्यूज़ थी, याद रखिएगा। क्वेक क्वेरेली साइमंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। प्रीलिम्स में आपको पूछ लिया जाए क्वेक क्वेरेली साइमंस जो इंडेक्स है, जो ये रैंकिंग है, ये किससे जुड़ी हुई है? क्लाइमेट चेंज से, पॉवर्टी से, इनइक्वालिटी से, या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है? तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब इसके अंदर इंडिया को लेके क्या न्यूज़ थी कि इंडिया के अंदर जो आईआईटी दिल्ली है ना, इसने कंट्री के जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, उनमें सबसे हाईएस्ट रैंक अचीव की है, 123rd। और कंट्री वाइज इंडिया ना 4th प्लेस पे था। यूपीएससी स्टेटमेंट दे के लिख देगा इंडिया 2nd प्लेस पे था। नो, इंडिया वॉज ऑन 4th प्लेस। तो इंडिया से आगे कौन कौन थे? यूएसए वॉज अहेड ऑफ इंडिया, यूके इज अहेड ऑफ इंडिया, एंड चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया, एंड ऑन द 4th इज इंडिया इटसेल्फ। तो आप याद रखेंगे ये। मूविंग अहेड, स्टूडेंट्स, देयर वाज दिस आर्टिकल ऑन ORF, यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट 2024, अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लोरिंग इट्स फ्यूचर। यूरोपियन यूनियन ने ना एक आर्टिफिशियल एक्ट पास किया है। अब मैं इस न्यूज़ के बारे में बताने से पहले लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट फैक्ट कि वेन एवर यूरोपियन यूनियन passes any legislative measure or any bill or any act, and if that act has global implications, so such act is asked in the exam. It has been noted. मैंने ये पैटर्न नोटिस किया है कि जब जब यूरोपियन यूनियन कोई एक्ट पास करता है ना, यूपीएससी सवाल पूछ लेता है उस पर। इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 2016 में ना जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पास किया था यूरोपियन यूनियन ने, और ये पूछ लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अडोप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 मई 2018। ये देखिए, तो यूरोपियन यूनियन ने ये कानून पास किया ना, तो ये पूछ लिया, देखिए आपसे। फिर एक बार नहीं हुआ ऐसा, इट हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन ने एक ये ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया इंडिया से। अब देखिए, तो यूरोपियन यूनियन का ही है ना एग्रीमेंट या एक्ट जो भी है, तो ये भी पूछ लिया गया। यानी ये दो MCQ हमें बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन कोई एग्रीमेंट या एक्ट कर रही है ना, वो उन पे हमें बिल्कुल उनको हमें याद रखना ही होगा हर हालत में। बिकॉज ये देखिए, अगेन इन द ईयर 2024 देयर वाज अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स pertaining to European Union. Statement 1 is European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. Statement 2 is European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. So in this MCQ, statement 1 is right but 2 is incorrect. Why? Because the threshold for achieving the target is not the year 240. The year is given wrong here. There is some different year. So correct answer in this case is option C. Statement 1 is correct and 2 is incorrect. Now the main reason that we solved these 3 PYQs is to tell you कि यूरोपियन यूनियन का कोई भी जो टॉपिक है ना, उसे हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। Because whenever European Union passes any legislative act or any legislative framework, there is a high probability it might be asked in the exam, जैसा कि इन 3 MCQs ने हमें बताया। So by passing this AI Act 2024, European Union has become world's first body to pass world's first legally enforceable regulatory framework for AI systems. Okay, so UPSC might ask you a question like which of the following body has recently passed
world's first legally enforceable regulatory framework for AI systems. And in the options, it would write G20, G7, European Union, and ASEAN. So in that case, the right answer will be European Union. इसलिए ये न्यूज़ जो ORF पे आई थी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है ना. नाउ मूविंग अहेड, students, there was this graph in an article in the Indian Express newspaper, electricity mix region wise. So you guys need to remember this graph chronologically. Okay, so South American continent or Latin America ranks first in terms of producing electricity, in terms of producing maximum of its electricity from renewable sources. जो साउथ अमेरिका है ना, ये अपनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करता है 77%. और आपको ये भी याद रखना है कि जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है ना, मिडिल ईस्ट, वो जो है वहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी है ना, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाया नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. 96% of electricity in the Middle East is produced through non-renewables. And Asia ranks 5. 27% एशिया में इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो रिन्यूएबल से, एंड 73 बनती है नॉन रिन्यूएबल से. तो एशिया, इंडिया एशिया में है इसलिए एशिया की भी याद रखना. यूरोप का रैंक सेकंड है, ओके, ये आप याद रख लेना. बट साउथ अमेरिका जो है ना, इसने तो एक बेंचमार्क सेट किया है सबके लिए कि कैसे रिन्यूएबल्स का मैक्सिमम यूज किया जा सकता है इन टाइम्स व्हेन ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग. ओके, सो आप ये याद रखेंगे क्रोनोलॉजिकली, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. नेक्स्ट इज इन द इंडियन एक्सप्रेस देयर वाज दिस आर्टिकल, 3 times the price of other oils, why coconut oil is on fire. अब इसके अंदर ना मेंस के पर्सपेक्टिव से बड़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन एज यू नो कि मैं मेंस कवर करूंगा आने वाले टाइम में जब मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बढ़ेंगे. लेकिन जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस आर्टिकल में वो क्या है, दैट फिलीपींस जो है ना, इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट ऑयल. दुनिया में कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, फिलीपींस में. एंड कंफ्यूज ना हो जाएं आप, इसलिए जो इंडोनेशिया है ना, वहाँ पाम ऑयल सबसे ज़्यादा होता है. स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे इसी केस में, जैसे ही ऑप्शन में दिखेगा ना कि कोकोनट ऑयल कहाँ होता है तो स्टूडेंट्स को लगेगा इंडोनेशिया में ही होता होगा, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं. ऐसे नहीं, फिलीपींस में कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया में पाम ऑयल. और इंडिया जो है ना, इट रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोकोनट ऑयल. एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वॉज देयर इन द आर्टिकल वॉज कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला आर टॉप कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के 3 टॉप कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कर्नाटका फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड एंड केरला रैंक्स थर्ड. अर्लियर केरला वाज द फर्स्ट, बट नाउ कर्नाटका हैज टेकन ओवर केरला. ओके, सो ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी. एंड अनदर थिंग दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इज दिस टेबल. इंडिया के अंदर जितने भी एडिबल ऑयल है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन सा एडिबल ऑयल कंज्यूम किया जाता है, दैट इज़ पाम ऑयल. एंड कोकोनट ऑयल जो है वो सबसे कम किया जाता है कुकिंग के लिए यूज़. कॉस्मेटिक्स में कोकोनट ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. पाम ऑयल के बाद इंडिया में सोयाबीन ऑयल यूज़ होता है. अब यूपीएससी मान लीजिए स्टेटमेंट में लिख दे दैट सोयाबीन ऑयल इज़ यूज्ड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन इंडियाज़ कुकिंग इंडस्ट्री, तो बताइए वो गलत होगा या सही? गलत होगा, क्योंकि कुकिंग सेक्टर में या कुकिंग डोमेन जो है ना, उसमें पाम ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, आप याद रखेंगे. और ये मैंने नीचे लिख ही दिया था कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और इंडिया ये टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं कोकोनट ऑयल के वर्ल्ड में. ठीक है ना. नाउ मूविंग अहेड, स्टूडेंट्स, देयर वाज दिस अनदर आर्टिकल दैट वाज इन न्यूज़ ऑन डाउन टू अर्थ वेबसाइट. Atlas identifies areas rich in mycorrhizal fungi. Some 90% of them are outside protected areas. So इस आर्टिकल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने यहाँ समराइज किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माइकोरिजल फंगी. ये एक बायोस्टिमुलेंट भी है, मैंने अपने फर्स्ट करंट अफेयर के लेक्चर में इस पे MCQ भी करवाया था. सी, माइकोरिजल फंगी एक वो फंगी होती हैं जिनकी ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, यानी म्यूचुअली बेनिफिशियल, जिसके ऊपर वो रहती हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है प्लांट्स की रूट्स के साथ.
इसमें क्या होता है, फंगी प्लांट्स की हेल्प करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, पर्टिकुलरली फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और मिनरल्स को। सोयल से जो प्लांट न्यूट्रिएंट कैसे लेंगे, इसमें माइकोरिजल फंगी प्लांट्स की मदद करती है। और प्लांट क्या करता है, फंगी को ना शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये याद रखनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आर्टिकल में मिली वो मेरे को मिली, दैट ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी। व्हाट इज दिस ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी? सी दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना यूनाइटेड नेशंस का, इसने लॉन्च किया ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी को COP15, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 होती है ना, इसमें विद व्हाट ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड अ ग्लोबल रेफरेंस फॉर साइंटिफिक कोलेबोरेशन एंड पॉलिसी डिजाइन। यानी सोयल साइंस को लेके, सोयल को लेके एक साइंटिफिक रिसर्च की जा सके और पॉलिसी बनाई जा सके। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी किसने बनाई है ना, तो आपको याद रखना है FAO ने। यूपीएससी लिख देगा क्या ये यूनेप ने बनाई, UNEP ने? नो, रॉन्ग, इट वॉज लॉन्च्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए कि वो कैसे कैसे ऑप्शंस पुट कर सकता है प्रीलिम्स में। अब ये ऑब्जर्वेटरी जो ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी है, ये क्या करेगी? इट इज़ अ टीयर्ड सिस्टम। इसमें टीयर होते हैं, Tier 1, Tier 2, यानी लेवल समझिए आप इनको। तो जो साइंटिफिक रिसर्च होगी ना सोयल के ऊपर, वो ग्रेजुअली एक टीयर से दूसरे टीयर में जाएगी। अब ये क्या करेगी, ये जो ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी है, ये ना क्या करता है कि सोयल की हेल्थ को मेजर करने के जो पैरामीटर्स हैं ना, उनको एक्सपेंड करता है, नए नए पैरामीटर्स डिज़ाइन करता है, जिससे सोयल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर सकते हैं। सोयल के अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं उनको चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि सोयल का डिकम्पोज होने का पैटर्न कैसा है, लीव्स जो होती हैं उनके साथ। It can steadily increase to more complex nutrient cycling components and onto intraspecific microbial genetic diversity through shotgun metagenomic sequencing, है ना। तो ये सारी बातें हैं इसमें। अब ये देखिए, अब हम ये समझेंगे ये शॉटगन मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग क्या है। ये देखिए, ये ना जो ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी है ना, वो सारे काम करेगी जो यहाँ लिखा हुआ है ना, मतलब समझेगी कि कैसे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है सोयल के अंदर, कैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी, कैसे माइक्रोब्स उसमें काम करते हैं इस टेक्निक के जरिए। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेक्निक है क्या, शॉटगन मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग टेक्निक। ओके, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है इन द ईयर 2023 कि व्हाट आर एरियल मेटाजेनोमिक्स। मैं वो PYQ ऐड नहीं कर पाया, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, व्हाट आर एरियल मेटाजेनोमिक्स, यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। ओके, सो अब हमें ये टर्म मिला इस आर्टिकल में, शॉटगन मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग। अब ये जो शॉटगन मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग है ना, इट इज़ अ पावरफुल एंड अनबायस्ड सीक्वेंसिंग टेक्निक that involves randomly breaking up all the DNA in a microbial community sample and sequencing it. Unlike targeted methods like 16S RNA sequencing, shotgun metagenomic sequences all genetic material including bacteria, virus, fungi, archaea, allowing comprehensive analysis of microbiomes. यानी सिंपलर टर्म्स में बताऊं तो ये शॉटगन मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग ना, जो DNA होता है ना, उसको कंप्लीटली एनालाइज करती है, सीक्वेंस करती है। सीक्वेंस करने का मतलब है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसका जो है ना, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में एनालाइज करती है। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उन सब के DNA को, उनका जो जेनेटिक मेकअप है, उसको बिल्कुल अच्छे प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रिपेयर करके उनकी स्टडी करती है ये टेक्निक शॉटगन मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग, जिसमें ये बैक्टीरिया की भी स्टडी कर लेगी, वायरस की भी, फंगी की भी, आर्किया की भी। तो अब MCQ बनता है कि शॉटगन मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग इज एप्लीकेबल ओवर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, आर्किया। बताइए, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 सब पे अप्लाई होती है ये, बैक्टीरिया पे, वायरस पे, फंगी पे, आर्किया पे, उन सभी का जेनेटिक मेकअप मतलब रीड कर लेती है ये, उसके बारे में जान लेती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो एंड्स हियर। सो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए
Good day.